नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। सभी बढ़िया हैं। चलिए आज हम फिर से आ गए हैं आप सभी के सामने पाँचवें सेट लेकर के। इससे पहले चार सेट का वीडियो हम अपलोडेड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष अकेडमी में। आप उसे भी जाकर के ज़रूर देखिए। वो चारों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलते हैं भाई साहब जीके जीएस की दुनिया में, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये बिहार एसएससी का ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था 24/12/2022 को ही। बड़ा ही रिसेंट सवाल है दोस्तों, बड़ा ही रिसेंट एग्ज़ाम का है, इसीलिए हमारे आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये सवाल ज़रूरी और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, स्तनधारियों में लिंग क्रोमेटिन या बार बॉडी होते हैं, उसका उदाहरण क्या है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन। वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन। अच्छा, क्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन आया तो एक बात आप ध्यान से देखिए, हमारे अंदर जो हो रहा है शरीर में गुणसूत्र होता है, क्रोमोजोम होता है दोस्तों। तो कहोगे हाँ गुणसूत्र तो होता है। कितने होता है तो 23 पेयर्स होता है, मतलब 46 होता है। अच्छा, यही गुणसूत्र में दोस्तों क्या होता है, गुणसूत्र में डीएनए होता है। डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, एसिड है। गुणसूत्र में क्या होता है, डीएनए होता है। लेकिन ये डीएनए बिखरा हुआ नहीं होता दोस्तों, एक बंडल के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये बंडल के फॉर्म में होता है, ये बंडल के फॉर्म में होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ये डीएनए जो है दोस्तों, ये डीएनए एक बंडल मतलब बंधा हुआ रहता है कस के जो। तो इस डीएनए का बंधा हुआ फॉर्म, मतलब इस डीएनए का जो कसकर बांधा हुआ रूप होता है, वह कसकर जो बांधा हुआ रूप होता है गुणसूत्र में, उसी को हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। दूसरी बात क्या, आप ये दिमाग में रखिए कि हेट्रोक्रोमेटिन जो है ना, केवल यूकारियोटिक सेल जो होता है ना, यूकारियोटिक सेल जो होते हैं उसमें पाया जाता है। मतलब प्रोकारियोटिक सेल में, यानी अनडेवलप्ड सेल जो है, जो ऐसा सेल जो बढ़िया से विकास नहीं किया है, उसमें ये हेट्रोक्रोमेटिन नहीं पाया जाएगा। लेकिन यूकारियोटिक सेल एक डेवलप्ड सेल है, बहुत सी विकसित सेल है, और इस सेल में हेट्रोक्रोमेटिन पाया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ें। देखिए दूसरे नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। अब पंचवर्षीय योजना आया है तो इसके बारे में बढ़िया से समझते हैं। आप ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते जाइए या याद करते जाइए, ठीक है। देखिए पंचवर्षीय योजना जो क्या हुआ, ये हमारी जो आर्थिक नीति है, भारत जैसे ही आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारी अर्थव्यवस्था को बैलेंस संतुलन करने के लिए और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने यूएसएसआर से एक मॉडल लिया। यूएसएसआर मतलब जो अभी का वर्तमान रूस है ना दोस्तों, उसी को पहले यूएसएसआर सोवियत संघ कहते थे। तो इन्होंने मॉडल क्या लिया कि 5 वर्ष का हम लोग लक्ष्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे, ठीक है। 5 साल का एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग काम करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। तो ये है पंचवर्षीय योजना, ठीक है। आपको पता है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 तक 5 साल के लिए चला था, 1951 से। ये भी सवाल पूछता है, दरोगा के एग्जाम में पूछ चुका है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली है, तो 1951 से 1956 तक। क्लियर है। और पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है ये यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ से लिया गया है। अब इस प्रश्न का सवाल क्या है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना, आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना बड़े आसानी से कह सकते हैं कि 1956 से लेकर के अब 5 साल कितना हो जाएगा, 1961 तक। क्योंकि 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली है और दूसरी 56 से क्या चलेगी, 61 तक चलेगी, ठीक है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो महालनोबिस मॉडल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, महालनोबिस मॉडल पे। अब एक बात बताइए,
अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरह की है, अर्थव्यवस्था किस तरह की है, तो आप कहेंगे कि भाई भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब यहाँ पे समाजवादी और पूंजीवादी का समन्वय देखने को मिलता है। समाजवादी मतलब क्या हुआ? समाजवादी मतलब क्या हुआ? जहाँ पे पूरा क्रियाकलाप, अर्थव्यवस्था का पूरा क्रियाकलाप सरकार के हाथों में हो, उसको बोलते हैं समाजवादी। और जहाँ पे अर्थव्यवस्था की पूरी क्रियाकलाप जो है जो बिजनेसमैन के पास हो, प्राइवेट कंपनियों के पास हो, उसको बोलते हैं पूंजीवादी। क्या बोलते हैं उसको? पूंजीवादी। ठीक है, उसको बोलते हैं पूंजीवादी। अगर आप अमेरिका को देखेंगे दोस्तों तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका को देखेंगे तो क्या है? वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। लेकिन अगर आप नॉर्थ कोरिया, पगला वाला किम जोंग वाला, अगर आप नॉर्थ कोरिया को देखेंगे तो ये एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है। मतलब यहाँ पे जो भी करेगा सरकार करेगी, कुछ भी करेगी, क्या करेगी? सरकार करेगी। लेकिन भारत जो है दोस्तों, ना ही समाजवादी को अपनाया ना ही पूंजीवादी को अपनाया, भारत ने मिश्रित अपनाया रसिया की तरह। भारत के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को चयन करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों, क्योंकि 1947 में हम आज़ाद हुए थे। अंग्रेज़ हमें 200 सालों तक लूट चुका था, 200 सालों तक लूट चुका था। हमारे पास अर्थव्यवस्था नाम की कोई चीज़ थी नहीं। ठीक है, जीडीपी कुछ था नहीं। तो अगर हम सिर्फ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रखते दोस्तों, भारत अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर चलता तो होता क्या? हमारे पास तो पूंजी था नहीं। तो पूंजी लेने के लिए हमें विदेशों से क्या करना पड़ता? विदेशी कंपनियों को क्या करना पड़ता? अपने यहाँ निवेश करने को मजबूर करना पड़ता। तो हमें ये चीज़ का डर था, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ पे आया था अल्टीमेटली बिजनेस करने के लिए ही, और बाद में हमारे अर्थव्यवस्था को संभालने लगा, शासन करने लगा। ठीक है, तो ये बात का हमें डर था कि अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं तो विदेशी कंपनियां आएगी, फिर हम आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएंगे। और समाजवादी अर्थव्यवस्था को अगर अपनाएं तो उतना हमें पूंजी सरकार के पास है नहीं कि वो पूरी अर्थव्यवस्था को चला सके। इसीलिए हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ प्राइवेट को भी रखा गया और प्राइवेट का हस्तक्षेप सरकार का भी होने लगा उसमें। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ चलता है। और आप जानते हैं दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना में बड़े बड़े काम हुए हैं, बहुत खतरनाक काम हुए हैं इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में। इंडस्ट्री के क्षेत्र में दूसरी पंचवर्षीय योजना एक माइलस्टोन, मील का पत्थर साबित हुआ है। कहिएगा कैसे? तो आपको बताते हैं एक एक करके, और तीनों याद रखिएगा। देखिए 1956 से लेकर के 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चली है। कहिएगा हाँ चली है। अब देखिए 1954 में हमारे यहाँ क्या हुआ? 1954 नहीं दोस्तों, 1956 में औद्योगिकरण हुआ। क्या हुआ? औद्योगिकरण हुआ, यानी औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो लागू किया गया 1956 में। और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में एक बड़ा ही अहम भूमिका निभाया है। 1956 में औद्योगिक नीति आई। मतलब अगर आपसे पूछे सवाल में कि भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आई, तो 1956 में ही आई। आप देख रहे हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के पीरियड में लाई करता है 1956। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही भिलाई में, कहाँ पे? भिलाई में, राउरकेला में और दुर्गापुर में तीनों जगह इंडस्ट्री स्थापना किया गया। दुर्गापुर में, भिलाई कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। देखिए भिलाई, याद कीजिए, भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भिलाई में जो इंडस्ट्री की स्थापना की गई वो किसके मदद से की गई? तो यूएसएसआर से। याद कैसे रखेंगे? तो भिलाई से आप भलाई याद कीजिए। तो हमारा भलाई कौन सोचता है दोस्तों? रूस सोचता है, क्योंकि हमारा वो दोस्त है। तो भिलाई में जो औद्योगिक नीति के तहत इंडस्ट्री का स्थापना किया गया तो यूएसएसआर के तहत किया गया, इसकी हेल्प से किया गया। दूसरी राउरकेला, देखिए राउरकेला कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में है। राउरकेला में जो स्थापना किया गया जर्मनी की मदद से। किसकी मदद से? जर्मनी, यूरोपियन कंट्री है, जर्मनी की मदद से। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, ये जो जर्मनी है ना, ये यूएनओ का परमानेंट सदस्य नहीं है। ये भी सवाल पूछता है।
जर्मनी का ये एक डेवलप्ड कंट्री है दोस्तों, और ये परमानेंट सदस्य यूएनओ का नहीं है। राउरकेला में जो इंडस्ट्री स्थापना हुआ किसकी मदद से? जर्मनी की मदद से। और तीसरा है दुर्गापुर। तीसरा क्या है? दुर्गापुर। दुर्गापुर आप कहाँ है जानते हैं? दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, कोलकाता के पास है। तो दुर्गापुर में जो स्थापना हुआ है, आप जानते हैं अंग्रेज का लगाव सबसे ज़्यादा कहाँ पे था? सबसे पहले बंगाल में था। तो इसका मतलब दुर्गापुर बंगाल में है। तो दुर्गापुर में जो इंडस्ट्री की स्थापना हुई वो ब्रिटिश की वजह से हुई, यानी ब्रिटिशर्स की मदद से हुई है। हम मदद ले रहे हैं दोस्तों, लेकिन स्थापना अपने यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, ये सेकेंड यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना का एक मील की पत्थर साबित होने वाली इंडस्ट्रियल, क्योंकि पहली औद्योगिक नीति जो आई है 1956 में आई है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। चौथे नंबर प्रश्न है कि समान वायुदाब वाले स्थानों को यानी स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो कहते हैं समदाब। समान दाब मतलब समदाब, समान दाब, समदाब रेखा मतलब दो इक्वल प्रेशर, मतलब मान लीजिए पॉइंट ए है ये, पॉइंट बी है ये, अगर यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर समान है, अगर इसको एक इमेजनरी लाइन काल्पनिक रेखा से अगर मिलाते हैं, इसी रेखा का नाम दिया गया है समदाब रेखा। क्या कहते हैं इसको? समदाब रेखा। ठीक है, अच्छा सवाल ये भी पूछता है दोस्तों कि समान आर्द्रता वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? समान आर्द्रता वाली जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं आइसोह्यूम। आइसो मतलब होता है इक्वल, और ह्यूम मतलब होता है दोस्तों ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। इसको बोलते हैं आइसोह्यूम। क्या बोलते हैं इसको? आइसोह्यूम कहते हैं। जैसे समान दाब वाले रेखाओं को क्या कहते हैं? समदाब रेखा। उसी तरीके से अगर समान आर्द्रता को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहेंगे? आइसोह्यूम। क्या कहेंगे? आइसोह्यूम। क्लियर है? अगर कह दे आपसे कि भाई एक बात बताइए कि समान वर्षा वाली रेखा जो जोड़ती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं समवर्षा रेखा। क्या बोलते हैं? समवर्षा। समवर्षा, सम मतलब समान, वर्षा मतलब वर्षा, समवर्षा। कितना आसान है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए भैया। अगला सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल देखिए। कह रहा है कि कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता। दाब प्रवणता मतलब प्रेशर ग्रेडियंट है दोस्तों। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट। कह रहा है कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समांतर पवनें क्या कहलाती है? ठीक है, इसको बोलते हैं भूविक्षेपी पवन। क्या बोलते हैं इसको? भूविक्षेपी पवन। आप जानते हैं दोस्तों हवा का जो चलना है वो कोरियोलिस बल की वजह से चलती है। हवा जो चलती है दोस्तों क्या चलती है? वो कोरियोलिस बल की वजह से चलती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमिक्षेपी पवन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे बंगाल में पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक नेता कौन थे? अच्छा, सबसे पहली सवाल तो ये कि पागलपंथी आंदोलन किस जगह से संबंधित है? तो बंगाल से संबंधित है। ठीक है, इसको याद करने के लिए आप एक बात बताइए। आप सुने होंगे कि बहुत सारी महिलाएं शादी के बाद क्या कहती है कि मेरा तो करम फूट गया, हम ये पागल से ब्याह कर लिए हैं। मेरा तो करम फूट गया था, ये पागल से ब्याह कर लिए हैं। मतलब करम फूट गया, पागल से ब्याह किए हैं, तो पागलपंथी करम शाह। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? कभी भूलेंगे क्या इसको? करम फूट गया भाई साहब, पागल से ब्याह हो गया है, महिलाएं कहती है ना, पुरुष ये चीज़ें नहीं कहता। ठीक है, करम फूट गया, पागल से शादी कर लिए। पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक नेता कौन थे? करम शाह थे। अब थोड़ा आंदोलन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये जो पागलपंथी आंदोलन था ना, ये अर्ध धार्मिक आंदोलन था। क्या था ये? अर्ध धार्मिक आंदोलन था जो बंगाल के क्षेत्र में चलाया गया था, और इसके संस्थापक नेता कौन थे? करम शाह थे। इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा बात क्या कि यहाँ पे आपको एक संथाल विद्रोह के बारे में भी चर्चा होता है। देखिए, सिपाही विद्रोह से एक साल पहले, सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857 में। तो उससे एक साल पहले तक, मतलब 1855 से लेकर के 1856 तक, 1855 से लेकर के 1856 तक संथाल विद्रोह जो है बेसिकली आदिवासी समाज द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे वो कान्हू ने किए थे। किसने किए थे? कान्हू ने किए। इसको सिद्धू कान्हू कहते हैं। दो लोग थे, सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू के द्वारा संथाल विद्रोह चलाया गया था 1855 और 1856 के बीच।
क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए एक यहाँ पे तीरथ सिंह का नाम आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, तीरथ सिंह का नाम दिख रहा होगा। तीरथ सिंह जो है दोस्तों ये खासी विद्रोह के नेता थे। किसके थे, खासी नेता के, खासी नेता थे। तो खासी विद्रोह कब हुआ दोस्तों, तो खासी विद्रोह हुआ 1829 में, 1829 में खासी विद्रोह हुआ और ये चला है 1833 तक। ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप एक एक करके याद रखिए। मैं बता रहा हूँ फिर से, देखिए सांथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में चलाया गया 1855 से 1856 के बीच, आदिवासी समाज द्वारा चलाया गया था ये। पागलपंथी विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में करम शाह द्वारा चलाया गया, ठीक है। और खासी विद्रोह 1829 से 1833 तक तीरथ सिंह के द्वारा चलाया गया, मतलब खासी विद्रोह के एक प्रमुख नेता तीरथ सिंह थे। आगे बढ़ते हैं, 14वें नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श करती है। याद रखिए यहाँ स्थलीय सीमा है, समुद्री सीमा की बात नहीं कर रहा हूँ, स्थलीय सीमा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज जो है वो है 7। कौन कौन है जरा एक बार देखिए तो, सबसे पहला आप देखिए पहले नंबर पे है बांग्लादेश, क्या नाम है, बांग्लादेश। दूसरे नंबर पे क्या है दोस्तों, चीन, दूसरे नंबर पे क्या है, चीन। तीसरे नंबर पे क्या है, पाकिस्तानिया, ठीक है। चौथे नंबर पे क्या है दोस्तों, चौथे नंबर पे क्या हो गया आपका, नेपाल, चौथे दोस्तों पे क्या हो गया, नेपाल। पाँचवें नंबर पे कौन हो जाएगा, म्यांमार, ठीक है। छठे नंबर पे कौन हो जाएगा, भूटान, छठे नंबर पे क्या हो जाएगा, भूटान। और सातवें नंबर पे क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान, ठीक है। याद रखिएगा कौन कौन, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, 3-3 करके याद रखिए, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अब यहाँ से एक और सवाल आता है, क्या ये तो 7 देश हो गए, सवाल आता है कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है वो सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है, मतलब सबसे ज़्यादा किस देश के साथ स्थलीय सीमा लगती है। इसका आंसर है बांग्लादेश, इसका आंसर क्या है, बांग्लादेश। क्या नाम है इसका, बांग्लादेश। आप जानते हैं बांग्लादेश पहले पाकिस्तानिया का हिस्सा था और 16 दिसंबर 1971 को हमारे भारतीय आर्मी पाकिस्तानियों को कूच करके पाकिस्तान का नक्शा को बिगाड़ करके एक अलग देश बना दिया, जो कि पूर्वी पाकिस्तान पहले कहलाता था, वही बांग्लादेश बना है। शेख मुजीबुर रहमान इसके पहले प्रधानमंत्री बने थे और उन्हीं की बेटी के नाम है शेख हसीना जी, जो हमारे भारत मोदी जी से मिलने के लिए आते रहते हैं। बोलिए हाँ या ना। ये बांग्लादेश की सीमा जो है हमारे भारत से 4096.7 किलोमीटर लगती है, जो कि सबसे लंबी दूरी है। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है, तो अफ़गानिस्तान बनाता है दोस्तों, अफ़गानिस्तान। एक्चुअल में ये पीओके से सीमा बनाता है, और जानते हैं पीओके का मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। हमारा कश्मीर जो है ये पीओके जो है पाकिस्तानिया जो है ये ले लिया था धोखा से, तो पीओके के पास मात्र 106 किलोमीटर की ये स्थलीय सीमा बनाती है। कौन बनाता है, पाकिस्तान। कोई दिक्कत, ये लद्दाख में है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है भाई साहब, चीन की राष्ट्रीय भाषा मंदारिन है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंदारिन। चीन की भाषा क्या है, मंदारिन। कोई दिक्कत यहाँ तक, चीन की भाषा क्या है, मंदारिन। अगर आपसे पूछे कि जोखा किसका है, तो भूटान का है। जोखा क्या है, भूटान का है। एक सवाल और पूछता है, एसएससी में एक सवाल पूछा है कि पूरी दुनिया में दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन है, तो वो है मंदारिन। क्या है वो, मंदारिन है, जो चैनमा सब बोलता है। आगे बढ़ते हैं भैया अगले सवाल की ओर। देखिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 किसके द्वारा जीता गया, कौन जीता है। आप जानते होंगे कौन जीता है, ये 2022 का करंट है, ये गीतांजलि श्री है ना, टॉम्ब ऑफ सेंड के द्वारा। टॉम्ब ऑफ सेंड इसकी एक पुस्तक है, टॉम्ब ऑफ रेत का महल, टॉम्ब ऑफ सेंड, हिंदी में इसका नाम है रेत का महल। उसी के द्वारा गीतांजलि श्री भारतीय दोस्तों इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 दिया गया है। अब देखिए अगला सवाल, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ज्योग्राफी का। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा होती है। अब देखिए ये 2 चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रति चक्रवात, देखिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में प्रति चक्रवात जो होता है दोस्तों वो क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है, क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा की ओर, क्लॉकवाइज।
और साउथ हेमिस्फीयर में मतलब दक्षिणी गोलार्ध में ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन है पवन का। तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल पूछ रहा है आपसे कि उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा घड़ी की सुई के अनुदिश होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 22 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो एक बात बताइए कि बिहार का कहाँ पे सबसे ज़्यादा लीची उत्पादन होता है? तो कहोगे आप मुजफ्फरपुर में होता है। तो यहाँ पे दोस्तों लीची ही नहीं, आम भी उत्पादन बहुत होता है। मतलब ओवरऑल फल का सबसे बड़ा उत्पादक जो जिला है बिहार में वो मुजफ्फरपुर है। ठीक है, मुजफ्फरपुर है। तो आपको कहे कि मुजफ्फरपुर में शाही लीची को जीआई टैग मिल चुका है क्या? हाँ भैया, मिल चुका है। शाही लीची को जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुका है। अच्छा, जीआई टैग मिलने से होता क्या है दोस्तों? जीआई टैग मिलने से ये होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। अगर डिमांड बढ़ेगी दोस्तों तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी क्या होगा? क्योंकि प्राइस भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्राइस भी बढ़ जाएगा तो इनकम जो है वो ज़्यादा होगा किसी भी स्टेट को। तो जीआई टैग मिला है। क्या बिहार में और किसी को जीआई टैग मिला है? तो भथेरों को मिला है दोस्तों, कतरनी चावल को मिला है, मिथिला के मखाना को मिला है, मधुबनी पेंटिंग को मिला है, उसके बाद फिर भागलपुर के जर्दालू आम को मिला है। मतलब बहुत को मिला है, टेंशन की बात नहीं है, हम लोग बढ़िया कर रहे हैं भाई साहब। आगे चलिए, अगला सवाल है हमारा 41 नंबर। देखिए 41 नंबर क्या है? वही है ना भाई? हाँ, नहीं भाई, एक मिनट, ये होगा 29 नंबर सवाल। देखिए, अच्छा भाई, हिस्ट्री का सवाल है, बड़ा फेमस सवाल है। देखिए, वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? अच्छा भाई, वुड्स डिस्पैच दोस्तों शिक्षा से संबंधित है। आप जानते हैं डलहौजी के समय में 1854 में वुड डिस्पैच आया। अच्छा, वुड डिस्पैच आया क्यों? ये तो लोग जानते हैं वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित है। वुड डिस्पैच का मतलब क्या है? वुड डिस्पैच से मतलब ये है दोस्तों कि जो है इस वुड डिस्पैच एक डॉक्यूमेंट है दोस्तों। मतलब वुड डिस्पैच एक थ्योरी है, समझ लीजिए आप, थ्योरी भी नहीं कह सकते हैं इसको, अवधारणा समझ लीजिए। हाँ, एक अवधारणा है जो कि ब्रिटिशर्स चाहता था। मतलब इस डिस्पैच के इसको आधार बनाकर लंदन में जो विश्वविद्यालय है दोस्तों, लंदन में जो विश्वविद्यालय है उसी के तर्ज पर, मतलब उसी के मॉडल पर भारत में भी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में विश्वविद्यालय स्थापना कर रहा है, इसमें हमारी भलाई सोचता था क्या वो? नहीं भैया, इसमें मंशा उसकी कुछ और थी। मंशा उसका कुछ और ये था कि वो भारतीयों को अपनी रिचुअल्स, अपनी कल्चर थोपना चाहता था, ताकि वो अच्छे से कम्युनिकेशन गैप ना हो, हमारे मतलब अंग्रेजी कल्चर को हम समझ पाएँ और उसका हम गुलाम जो है ना बहुत लंबे समय तक रह सकें। ठीक है, इसीलिए वो अपनी शिक्षा को हमारे ऊपर थोप रहा था। आप जानते हैं इसी वुड डिस्पैच के रिकमेंडेशन पे 1857 में 3 जगह विश्वविद्यालय स्थापना किया गया। 1857 में 3 जगह विश्वविद्यालय स्थापना किया गया। कहाँ? तो कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई में। इसी वुड डिस्पैच की अवधारणा से, इसी के कॉन्सेप्ट 1857 पे, इसी के रिकमेंडेशन पे 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में, मतलब उस समय बॉम्बे अभी मुंबई में विश्वविद्यालय स्थापना किया गया। क्लियर है? अब एक और चीज़ आपको दिमाग में आता होगा क्या, कि 1828 से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, 1828 से लेकर के 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक साहब। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी के लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में मैकाले आयोग आया। मैकाले आप जानते हैं, लॉर्ड मैकाले आयोग आ गया। मैकाले क्या किया? इसको बोलते हैं भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा का जनक जो है मैकाले को कहा जाता है। तो मैकाले ने एक सिस्टम बनाया, एक पद्धति बनाया शिक्षा का, और ये बता दिया 1835 में इस आयोग की सिफारिश पे, मैकाले आयोग की सिफारिश पे लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा
भारत में अंग्रेजी को राजकीय यानी राजभाषा के तौर पे थोप दिया गया, घोषित कर दिया गया। क्या वो अंग्रेजी सिखा के हमारी भलाई चाहते थे? तो बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो चोट्टन हमारा भलाई थोड़ी नहीं चाहेगा। समझ गए यहाँ तक? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? अच्छा भैया, 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? तो ये पेरिस, फ्रांस में आयोजित होगा। ठीक है, इससे पहले टोक्यो में हुआ था, जापान में। अगला सवाल देखिए, कह रहा है किस तत्व का अष्टक का नियम, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में बहुत सा लोगों ने अपना योगदान दिया। सबसे पहले मेंडलीफ ने दिया। सबसे पहले क्या किया? मेंडलीफ ने दिया। तो मेंडलीफ को ही फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, लेकिन इसका भी थ्योरी गलत हो गया। उसके बाद न्यूलैंड्स ने दिया, ऑक्टेव ने दिया, मतलब न्यूलैंड्स दिया, डोबेर्नयर ने दिया, फिर जाकर मोसले का सबसे अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं ना, वो मोसले के द्वारा दिया गया है, मोसले। और फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो मोसले को कहा जाता है। तो सवाल यहाँ पे है कि ऑक्टेव का नियम यानी अष्टक का नियम किसने दिया था? नियम लागू पाया गया, किसमें पाया गया? तो ये आंसर इसका तो हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड्स ने त्रियक का नियम दिया था, ट्राइड्स का। ठीक है, न्यूलैंड्स ने ट्राइड्स का नियम दिया था। एक चीज़ और याद रखिएगा कि मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था ना दोस्तों, वो एटॉमिक मतलब एलिमेंट का एटॉमिक मास का बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के आधार पर बनाया था, जो गलत हो गया। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोसले ने बनाया है दोस्तों, ये एलिमेंट्स को सजाया है अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के अनुसार मोसले ने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को, तत्व को सजाया है, जो कि करेक्ट है, अभी तक चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 38 नंबर सवाल है कि प्रथम संविधान संशोधन, सबसे पहले तो सवाल है कि कब हुई? 1951 में हुई। ये भी एक सवाल बन गई, कब हुई? 1951 में हुई प्रथम संविधान संशोधन। अब कह रहा है कि इसमें क्या हुआ? तो इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। आप जानते हैं दोस्तों मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची थी। कितने थे? 8 अनुसूची थी, और अभी जो है 12 है, तो 4 हमें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ के लाना पड़ा। तो पहला अनुसूची जो जोड़ा गया संविधान संशोधन द्वारा, मतलब वो 9वें अनुसूची के रूप में वो 1951 में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? भूमि विवाद से संबंधित है दोस्तों, ये 1951 में जोड़ा गया, और ये बिहार राज्य से ही संबंधित है। मतलब बिहार राज्य की वजह से ही पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया भारतीय संविधान में। अब आपको एक बात और समझ में आना चाहिए कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमारे अनुच्छेद में 368 के, उसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 368 में है। और इस प्रक्रिया को हम किस देश से लिए हैं? तो साउथ अफ्रीका से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? साउथ अफ्रीका से लिए हैं। ठीक है, अमेरिका नहीं, साउथ अफ्रीका से लिए हैं संविधान संशोधन की प्रावधान को, जो कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 368 में है। अब कुछ ऐसे संविधान संशोधन होते हैं दोस्तों जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और किसी में साधारण बहुमत से हो जाती है, तो कभी किसी और दिन चर्चा उसके बारे में कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन, मतलब एजिंग जो है, दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सुपोषण। ऑप्शन नंबर ए, उसको क्या कहते हैं? सुपोषण। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कौन सा टीम सबसे ज़्यादा आईपीएल, आप जानते हैं मुंबई इंडियंस जो है सबसे ज़्यादा आईपीएल टीम जीती है, बताने की ज़रूरत है नहीं। अब देखिए हमारा 41 नंबर सवाल है कि राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 167 167 अनुच्छेद में, 167 में। ठीक है, 167 में ये प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब ये अनुच्छेद 165 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता के बारे में बताता है। क्या बताता है? महाधिवक्ता इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता रहा हूँ। महाधिवक्ता यानी सॉलिसिटर जनरल। महाधिवक्ता होता कौन है? तो राज्य सरकार का कानूनी हेड होता है, कानूनी सलाहकार, प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है। और राज्यपाल आप जानते हैं एक राज्य का प्रमुख संवैधानिक जो है बॉडी होता है, राज्यपाल होता है, संवैधानिक पद है ना। और 165 क्या है? महाधिवक्ता के बारे में बताता है। तो उसी जैसे राज्य में महाधिवक्ता होता है ना दोस्तों, उसी तरीके से केंद्र में महान्यायवादी होता है, उसका अनुच्छेद 76 में वर्णन है।
क्लियर है, आगे बढ़िए। कह रहा है कि भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 10वीं अनुसूची को 1985 में दल बदल कानून से संबंधित है, 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि एलिफेंटेसिस का कारक क्या है? एलिफेंटेसिस मतलब हाथी पाँव जो तो बोलते हैं दोस्तों, इसको हाथी पाँव कहते हैं, या इसको रोग स्लीपद कहते हैं, मतलब पैर उर फूल जाता है, पैर फूल जाता है। इसका मेन कारण क्या है? इसको बुचेरिया कारण है। इसका मेन कारक कौन है? बुचेरिया। कह रहा है बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन है? तो प्रथम देश दोस्तों दो हैं इसमें। कौन कौन? तो भूटान है और भारत है। भूटान है और भारत है। कब दिया था दोस्तों? ये दिया था 6 दिसंबर 1971 को, और इसी 6 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध भी स्टार्ट हुआ था। और एक बात, मुक्ति वाहिनी आप एक संगठन था, ये याद रखिएगा, पूछता है कि मुक्ति वाहिनी किस आंदोलन का, किस जगह का, मतलब किस देश का आंदोलनकारी संगठन का नाम था? तो बांग्लादेश से संबंधित है मुक्ति वाहिनी। 6 दिसंबर 1971 को भूटान भी और बांग्लादेश, भूटान भी और इंडिया भी बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता प्रदान कर दिया था। ठीक है। कह रहा है हमारे शरीर की दैनिक जो लय है, मतलब रूटीन जो है, दैनिक रूटीन है, 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन करता है और उसका स्रावन किस ग्रंथि से होता है? ठीक है, तो ये है मेलाटोनिन और पीनियल ग्लैंड से होता है। मेलाटोनिन और पीनियल ग्लैंड से होता है। क्लियर है। अगर मेलाटोनिन की अमाउंट बढ़ जाएगा तो आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगा। पीनियल ग्रंथि जो है, जैसे छोटे बच्चों में पीनियल ग्रंथि बहुत एक्टिव होता है, तो छोटे बच्चे को आप क्या कीजिएगा, देखते क्या भर दिन सुतले रहता है, वो जगेगा, दूध पिएगा, फिर सूत जाएगा, फिर उसको जगाइएगा, फिर खाएगा, फिर सूत जाएगा। तो पीनियल ग्लैंड उसका क्या होता है? बहुत एक्टिव होता है। आगे देखिए, कहता है कि भारत के महान्यायवादी से संबंधित कथन पर विचार करें। देखिए, इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके बारे में संविधान में अनुच्छेद 76 में वर्णन है। ठीक है। देखिए, महान्यायवादी जो है ना दोस्तों, ये अटॉर्नी जनरल जो है ना, ये भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। क्लियर है। और ये किसी भी सदन में बैठ सकता है और किसी भी सदन में अपने वक्तव्य को भी रख सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है कोई बात पे। मान लीजिए कोई बिल पेश होना है, उस पर महान्यायवादी साहब जो हैं वाद विवाद कर सकते हैं, अपने पक्ष रख सकते हैं, अपने वक्तव्य को दे सकते हैं कोई भी सदन में, लेकिन वोट जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये जनता द्वारा डायरेक्ट चुना नहीं जाता है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अनुच्छेद 76 में है। अब देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है और भारत सरकार के विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। दोनों सही है दोस्तों, इसमें माथा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। सॉरी, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, नहीं गलत, ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, मुख्य न्यायाधीश नहीं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये तो गलत हो गया। ठीक है। और दूसरा हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले देखिए, कह रहा प्रकाश के अवयवी कणों में विभाजन को कहते हैं, इसको डिस्पर्सन कहते हैं। अच्छा, प्रकाश के जो अवयवी वर्ण है दोस्तों, आप जानते हैं प्रकाश में 7 वर्ण हैं, जिसको विबग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 तरह के वर्ण पाए जाते हैं। और इसका जो विभाजन होता है ना प्रिज्म द्वारा, सबसे पहले न्यूटन ने किया था। ये प्रिज्म है जो कि ट्रायंगुलर यानी त्रिभुजाकार होता है। अब इसमें एगो वाइट लाइट को, प्रकाश के एगो कण को आप दीजिएगा ना, और मान लीजिए यहाँ पे हम एगो स्पेक्ट्रम रख देते हैं, स्क्रीन, यही स्क्रीन को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये क्या होगा ना दोस्तों, ये 7 रंगों में ऐसे करके विभक्त हो जाएगा, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। ठीक है, 7 रंगों में। इसको डिस्पर्सन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिस्पर्सन कहते हैं। हिंदी में इसी को विक्षेपण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? इसको विक्षेपण कहते हैं। आगे देखिए भैया, कह रहा है निम्नलिखित किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 किया गया? ठीक है, ये किया गया भाई साहब एंजाइटी को। आप जानते हैं लॉकडाउन था, इस समय में कोरोना चल रहा था, तो एंजाइटी बढ़ रहा था। ज़रूरी नहीं है अभी के परिप्रेक्ष्य में एग्जाम में। क्लियर है। आगे देखिए, कह रहा है कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन में सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? आप जानते हैं भैया कि रेलवे का जो योगदान है हमारे देश में वो सर्वाधिक है। सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान किनका है? रेलवे का है। ठीक है। सबसे ज़्यादा सरकारी एम्प्लॉयड कौन देता है? रेलवे देता है। इसकी भी वैकेंसी आने वाली है, जम के हम लोग तैयारी करेंगे, टेंशन की बात नहीं है।
अच्छा, वायु परिवहन से एक याद आता है, देखिए दरोगा में एक सवाल पूछा गया, आपको बताते हैं। दरोगा में ये पूछा गया कि भारत में सबसे पहले वायु परिवहन का संचालन कब किया गया, बिहार दरोगा में पूछा गया। तो ये 1911 में किया गया। कब किया गया? 1911 में किया गया भाई साहब। ये कहाँ से कहाँ था? तो इलाहाबाद से नैनी में, इलाहाबाद से नैनी तक, इलाहाबाद से नैनी तक। नैनी एक जिला है दोस्तों, इलाहाबाद से नैनी के बीच सर्वप्रथम डाक सेवा को शुरू करने के लिए वायु परिवहन का शुरुआत 1911 में भारत में किया गया। ठीक है, आगे देखिए, कहता है पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है? ये क्या गया है? 243 के 6 में, 243 के 6 में अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो म्यांमार का पुराना नाम वर्मा है। ठीक है, याद रखिएगा वर्मा है। ठीक है, रंगून भी बोला जाता है दोस्तों, लेकिन वर्मा आप याद रखिए पुराना नाम। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट सवाल भाई साहब, श्याम दिख रहा है ना आपको? ये थाईलैंड का पुराना नाम है। थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? श्याम। अगर आपसे पूछे सिलोन जो है वो किसका पुराना नाम है? तो सिलोन जो है दोस्तों श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। ठीक है। अच्छा, चीन को पहले क्या बोलते थे पता है? चीन का पहला नाम क्या था? केथी और मांगी। चीन का पुराना नाम क्या था? केथी और मांगी। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि डैश का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है, मध्य अटलांटिक कटक है। ठीक है, ये किसका उदाहरण है आपको? ये अपसारी सीमा का है। क्या ये? अपसारी सीमा का है। देखिए अपसारी सीमा बनता कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अपसारी सीमा कैसे बनता है, आप जानते हैं टेक्टोनिक प्लेट होता है, हमारा अर्थ जो है वो टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ है, टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ है। क्लियर है? और ये टेक्टोनिक प्लेट हमेशा मूविंग होता है, मूव करते रहता है। और आप ये भी जानते हो कि जब यूरेशियन प्लेट से टकराया है इंडियन प्लेट, जब यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट टकराया तो हिमालय का वर्तमान जो है रूप जो है, जहाँ पहले तिथि सागर था वहाँ अब हिमालय खड़ा हो गया है, जो जहाँ पे दुनिया की सबसे लंबी चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। क्लियर है? तो ये टेक्टोनिक प्लेट जो है, अर्थ जो है एक टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, कह रहा है कि जब दो प्लेट, जब मान लीजिए एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, कह रहा है कि जब दो प्लेट, मान लीजिए प्लेट तो सटा हुआ रहता है दोस्तों, प्लेट क्या है? प्लेट तो सटा हुआ है। एक ये प्लेट है मान लीजिए, एक दूसरा प्लेट, प्लेट 1 प्लेट 2 ये है। कह रहा है कि जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती है, मान लीजिए ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही है, तो यहाँ पर तो क्या होगा? कुछ समय के बाद ये प्लेट यहाँ आ जाएगी और ये प्लेट क्या हो जाएगी? यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ये जो गैप बन गया है, ये जो क्या बन गया है? गैप बन गया है, जब विपरीत दिशा में जाती है तो अपसारी प्लेट कहते हैं। ये जो भूपर्पट्टी का निर्माण करती है दोस्तों, इसको कहते हैं अपसारी प्लेट। क्या कहते हैं इसको? उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। और ये एस आकार का, ये अटलांटिक जो ओशियन है दोस्तों, ये एस आकार का अटलांटिक सागर है, एस आकार का सागर है। और कमर्शियली अगर देखें आप, अगर कमर्शियली देखें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे ज़्यादा व्यस्ततम महासागर कौन है? अटलांटिक महासागर है। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है ऋषि सुनक पर नए प्रधानमंत्री, भाई साहब भारत के दामाद जी हैं, यूके के प्रधानमंत्री बने हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में क्या ही बातें करें, और सब जानते ही होंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है? अक्रिस्टलीय है मतलब ये क्रिस्टलाइन नहीं है, मतलब अक्रिस्टलीय है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांच। कांच को दोस्तों सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा गया है, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा गया है। सुपर कूल्ड लिक्विड मतलब कि ऐसा लिक्विड जिसको अत्यधिक ठंडा किया जाए, ऐसा लिक्विड जिसको अत्यधिक ठंडा करके बनाया जाए, इसको बोलते हैं अति शीतित द्रव, अति शीतित द्रव। आगे बढ़े भाई साहब, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि केपलर के जो ग्रह का जो नियम है उसमें ये टाइम और रेडियस जो है उस पर रिलेशन क्या है? तो t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है पुस्तक अनफिनिश्ड अ मेमोयर ऑफ के लेखिका कौन है? तो ये प्रियंका चोपड़ा। जोनसबा तो शादी करने के बाद ना हटाओ, इसको हम लोगों का मतलब है जोनस फोनो से। प्रियंका चोपड़ा आंसर सही है। देखिए कजाकिस्तान की राजधानी क्या है भाई साहब? कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। बाकू पेट्रोलियम के लिए फेमस है। ठीक है, अब देखिए कजाकिस्तान के बारे में ही, अस्ताना।
इसकी राजधानी क्या है? अस्ताना। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? अस्ताना। और इसके मुद्रा का नाम क्या है? इसका जो रुपया मुद्रा है इसका नाम है, इसका करेंसी का नाम है टेगने। अरे भैया टेगने, टेगने अस्ताना कजाकिस्तान, कजाकिस्तान अस्ताना टेगने टेगने टेगने। ठीक है। कजाकिस्तान दोस्तों दुनिया का सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन करता है, यानी यूरेनियम उत्पादकता में सर्वप्रथम स्थान कजाकिस्तान का है। मध्य एशियाई देश है दोस्तों। पहले ये यूएसएसआर का सदस्य था, मतलब यूएसएसआर में ही आता था, 1991 में टूट गया। जानते हैं 5 देश मध्य एशिया से टूटा है। अच्छा, कजाकिस्तान का एक बात और याद रखिएगा, देखिए जो देश का सीमाएं समुद्र से नहीं लगती है उस देश को कहते हैं लैंड लॉक कंट्री। क्या कहते हैं उसको? लैंड लॉक, स्थलाबद्ध देश, उसको बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री। तो कजाकिस्तान जो है ना दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है, सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। अच्छा, कह रहा है भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई? तो 15 अगस्त 1995 के VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 15 अगस्त को 1995 में। कह रहा है निम्न में से किसका हुआ कि किसका उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? तो भारत में सबसे अधिक जो होता है दोस्तों होता है अरेबिका। और आपसे पूछें कि कॉफ़ी का प्रकार है दोस्तों, कॉफ़ी का उत्पादन सबसे पहले कहाँ हुआ? भारत में। तो कहोगे बाबू बुदन की पहाड़ी जो कर्नाटक में है, जो कहाँ है? कर्नाटक में, वहाँ पे बाबू बुदन की पहाड़ी क्षेत्र में कर्नाटक में हुआ है। अगर आपसे पूछे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कहवा जो है यानी कॉफ़ी कहाँ पे होता है, तो सेंटोस बंदरगाह, याद कीजिएगा, सेंटोस बंदरगाह ब्राज़ील में। कहाँ पे है? ब्राज़ील में। ये सेंटोस बंदरगाह जो है बड़ा ही फेमस है, क्योंकि वहाँ से क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है, निर्यात होता है किसका? कॉफ़ी का, पूरी दुनिया में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापना किया गया था हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, जिसे ही बाद में क्या गया राष्ट्रीय मतलब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पे? उत्तराखंड में है। और इसी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नाम की रिवर बहती है, नदी बहती है, इसीलिए इसका नाम फिर से बदल करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया भाई साहब। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, क्या बोल रहे हैं? बहुत मज़ा आ रहा है क्या? चलिए, कह रहा है कि पद्म विभूषण विजेता प्रभा अन्ने, पद्म विभूषण विजेता जो प्रभा अन्ने निम्न से किससे है? ये स्वर संगीत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वर संगीत से संबंधित है। प्रभा अन्ने महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। भैया कह रहा है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण। भाई साहब मोती मस्जिद लाल किला में, यहाँ से देखिए एक कन्फ्यूजन आता है भाई कि लाल किला में मोती मस्जिद का स्थापना किसने करवाया? तो औरंगजेब ने करवाया। किसने करवाया? औरंगजेब ने। लेकिन अगर पूछे आपसे कि आगरा में मोती मस्जिद किसने स्थापित करवाया? तो शाहजहां ने करवाया। देख रहे हैं कन्फ्यूजन कितना हो रहा है? ठीक है। तो औरंगजेब, देखिए औरंगजेब के बारे में अगर सवाल आया है कि दिल्ली के लाल किला मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब कराया है, तो औरंगजेब से एक बात याद रखिए, आपको इसका एक मकबरा याद आता होगा, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा। क्या है? बीबी का मकबरा। ये अपने बीबी के लिए, जो बीबी का नाम क्या था? राबिया उद दौरानी। हालांकि इन लोगों का बीबी के बारे में पता ही नहीं चलता है, कोई 100 ब्याह कर ले है, कोई 50 ब्याह कर ले है। तो जो इसके खास बीवियाँ होती थी ना, खास मतलब समझ रहे हैं ना, एकदम पर्सनल वाली बीवी, उसके नाम पे ये लोग कुछ न कुछ चलाते रहता था। तो ये औरंगजेब जो है राबिया उद दौरानी, याद रखिएगा, राबिया उद दौरानी की याद में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में औरंगजेब साहब ने बनवाए थे। ऐसा कहा जाता है कि जितने भी मुगल कालीन शासक हुए हैं उनमें सबसे क्रूर शासक की संज्ञा जो है औरंगजेब को दिया गया है। ये अपने पिताजी को मार करके और अपने भाई को हरा करके शासन प्राप्त किए थे। कोई दिक्कत? और जो सिक्के के पीछे ना कलमा लिखा जाता था, कलमा है ना, इस्लाम धर्म में कलमा का बहुत महत्व दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध, मतलब बहुत ही पवित्र एक मतलब माना जाता है इसको। कलमा मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसको कलमा कहते हैं। तो सिक्के के पीछे कलमा जो है लिखवाया जाता था। औरंगजेबा जो है उसको हटा दिया, उसको क्या किया? हटा दिया। ठीक है। और अकबर ने एक प्रथा शुरू की थी कि अकबर जब तिलक लगाता था ना, तो हिंदू पुरोहित से लगाता था। औरंगजेब ने उसको भी क्या किया? हटा दिया। नवरोज़ त्यौहार जो बलबन स्टार्ट किया था दिल्ली सल्तनत में, जिसको फिर बाद में ख़त्म कर दिया गया, हटा दिया गया फिरोज शाह तुगलक द्वारा। फिर जो है अकबर स्टार्ट किया। बाद में औरंगजेब इस नवरोज़ त्यौहार को मनाना भी क्या किया? बंद कर दिया।
आगे बढ़िए, कह रहा है कि आपको सिंपली बात बताना है कि आई का वैल्यू क्या होता है। आप जानते हैं आई मतलब करंट, आई करंट मतलब होता है, करंट मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट मतलब होता है कि आवेश का प्रतिगमन की दर, आवेश की प्रतिगमन मतलब चलने की दर, यानी Q बाई टी, Q बाई टी। अगर 1 कूलम चार्ज आप लें, 1 सेकेंड के लिए उसको दौड़ा दें, 1 कूलम चार्ज को 1 सेकेंड के लिए आप दौड़ा देते हैं तो आप 1 एम्पेयर करंट को प्रोड्यूस कर दिए। क्लियर है? आगे बढ़िए भैया, क्लियर है तो रुक कह रहे हैं। देखिए, यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। देखिए, कह रहा है कि अमित सहाई को डैश क्षेत्र के योगदान के लिए उन्हें माइकल एंड शीला हेल्ड प्राप्त हुआ। किस? तो कंप्यूटर विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 101 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल को समय समय पर प्रकाशित करने पर होता है? कौन सा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आपका केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, कह रहा है कि किस योजना का उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विभाग को विकास के लिए किया गया है? तो प्रसाद योजना जो है पर्यटन विकास की डेवलपमेंट के लिए सृजित किया गया है, प्रसाद योजना। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। कह रहा निम्नलिखित में कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, सही नहीं है। देखिए, भारत में गुजरात राज्य में प्रमुख, ये सही है। कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श रहती है, ये भी सही है। इसकी पैदावार उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलवायु, ये भी सही है। क्योंकि देखिए, कपास के लिए आपको तीखी धूप की ज़रूरत पड़ती है और हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है और काली मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो बताइए, महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है? हाँ। अब यहाँ कह रहा है कि भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन, बिल्कुल गलत है ये। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्यम रेशे की उत्पादन जो है दोस्तों, वो भारत में सबसे ज़्यादा होती है, 46%, मध्यम रेशे की 46%। आगे बढ़िए। अच्छा, कपास को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। कह रहा है कि सहायक एनजी संबंधित है, सहायक एनजी संबंधित रक्षा प्रौद्योगिकी से, किससे है? डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित है सहायक एनजी। आगे बढ़िए भैया। देखिए, चित्र दिया गया, आपको सही विकल्प को करना है। आप चित्र देख लीजिए भैया, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभिक्रिया की संक्रियन ऊर्जा E1 और E2 को उत्पाद अभिकारक से कम अस्थायी है। क्लियर है? कहता है कि दोहा राजधानी है कहाँ का? कतर का। अगर आपसे पूछे कि पर कैपिटा इनकम पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो कतर में ही है। कहाँ पे है? कतर में ही है। गल्फ कंट्री है दोस्तों, कतर में ही है। तो तुर्की जो है, तुर्की की राजधानी अंकारा है, इसकी मुद्रा का नाम लीरा है। ठीक है, लीरा। आगे देखिए भैया, कह रहा है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसको T2 पुरस्कार दिया गया 2022 में, क्योंकि यहाँ पे टाइगर की संख्या जो है दुगुनी हो गई। यानी टी मतलब टाइगर, इंटू 2 मतलब 2 टाइम्स बढ़ गया। सत्यमंगलम ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। क्लियर है? आगे देखिए, कह रहा है कि कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो सबसे पहले बिम्स्टेक के बारे में जानते हैं। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुआ। कहाँ पे हुआ? 1997 में हुआ। ठीक है, बिम्स्टेक का सदस्य 7 देश हैं दोस्तों। कौन है? 7 देश। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म जानते हैं? देखिए, तो देखिए, BIMSTEC, इसको बोलते हैं बिम्स्टेक। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। फिर से सुनिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, 1997 में स्थापना हुआ। 7 देश इसमें आते हैं। कौन कौन आते हैं? तो भारत आता है। कौन कौन आता है? भारत आता है, म्यांमार आता है, और म्यांमार आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, ठीक है, और थाईलैंड आता है, और नेपाल आता है। कौन आता है? नेपाल। पाकिस्तान नहीं आता है इसमें, अफगानिस्तान नहीं आता है। तो 1 2 3 4 5 6 और एक देख लीजिए कोई, भूटान, थाईलैंड। ठीक है, देखिए, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका एक है श्रीलंका। तो 7 देश इसमें आते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नहीं आते हैं। ऑप्शन छांट लीजिए। यहाँ पे मालदीव जो है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करीब 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी जी ने की थी। लेकिन एक बात जानते हैं,
ये 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ का जो नाम है ना, ये नाम बाद में पड़ा है। इसका पहले नाम क्या था पता है? इसका पहले नाम था अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण लीग, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण लीग। और दलितों को हरिजन नाम से संबोधित महात्मा गांधी ने किया है। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि 1924 में दलित के उत्थान के लिए BR अम्बेडकर साहब ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी 1924 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है कण के बीच आकर्षण बल मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते क्रम में कौन सा सही है वो बताना है आपको। ये हाइड्रोजन, दूध और शर्करा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है भारत सरकार को किस प्रकार कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और एकीकृत करना है। यह है प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम, ठीक है, प्रौद्योगिकी टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आगे देखिए कह रहा है कि सही विकल्प को चुनिए। भैया विकल्प को चुनते रहिए, सही विकल्प को चुनिएगा तो कौन सा आंसर हो जाएगा। देखिए इसके केंद्र में किसी विद्युत धारावी सीधी लंबी परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। परिनालिका की अक्ष के अनुदिश चलने पर अपरिवर्तित रहता है, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि नुगलट्रम मुद्रा कहाँ की है। ये है दोस्तों कहाँ की, भूटान की। नुगलट्रम भूटान की राजधानी थिम्पू। इसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। भूटान को क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, थिम्पू है। और इसके पैसा का नाम क्या है, रुपया का मुद्रा का नाम नगुल्ट्रम है, नगुल्ट्रम। कह रहा भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना प्रतिशत नौ परिवहन मतलब पानी द्वारा जो परिवहन होता है उसमें द्वारा जाता है, तो होता है 95%। किसके द्वारा दोस्तों, 95%। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहे भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, देखिए सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है चेनाब नदी पे है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कह रहा भारत का सबसे बड़ा रबर बांध गया जी में है, किस नदी पर, फाल्गु नदी पे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंजाइम और उसके जो साथ उपयोग किए गए हैं, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, करेक्ट मैच करना है। देखिए करेक्ट मैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी और मैच कर लिए आराम से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जिनका हाल ही में निधन हुआ है, कितने वर्षों तक, 70 वर्षों तक, सबसे ज़्यादा वर्षों तक शासन किया है, ठीक है, ब्रिटिश का मतलब इंग्लैंड का। आगे देखिए कहता है कि पोटवा घाट मत्स्य गोदीवाड़ा के रूप में विकसित किया गया है। यह स्थित कहाँ पे है, तो पोटवा घाट जो है मत्स्य जो है दोस्तों, ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, और मेदिनीपुर जिला में है। कहाँ पे है, मेदिनीपुर जिला में। आगे देखिए भैया कह रहा कि विचार कीजिए कांग्रेस पे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी है, बहुत बढ़िया। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में बनी है, ये भी सही है। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1800 स्थापना 85 में, 2 साल के बाद 1887 में बने, ये भी सही है। दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। देखिए बॉक्सर का युद्ध संबंधित है, बॉक्सर नहीं समझना, बॉक्सर का युद्ध संबंधित है चीन से दोस्तों, चीन से। बॉक्सर का युद्ध चीन से संबंधित है। ये हुआ इसीलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स जो मशीनरी थी, है ना, ब्रिटिशर्स मशीनरी और चीन के लोगों के बीच में मुठभेड़ मतलब मतभेद हो गया था, इसके कारण चीन में बॉक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ था भैया, ठीक है। कहता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष आचार्य कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ है, 1934 में हुआ है। कब हुआ है, 1934 में पटना में हुआ है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण थे भाई साहब। अब आगे बढ़ते हैं भैया, आगे देखिए क्या कहता है कि सैंधव लिपि को लिखना मतलब लिखा देशन कौन सी है, लेखन दिशा। सैंधव लिपि की लेखन दिशा कौन से है, बाएं से दाएं, खड़ी दाहिने से मतलब दाहिने से बाएं, है ना, ये है दाहिने से बाएं, ऑप्शन नंबर डी। कैसे लिखते थे तो पता है दोस्तों, पहला सेंटेंस लिखना है तो दाएं से बाएं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस खत्म हुआ तो अब जो दूसरा लाइन लिखेंगे तो बाएं से दाएं लिखेंगे, ये इसका लिपि था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया कब, ठीक है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची, आप जानते हैं हमारे 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषा था, कितना भाषा था, 14 भाषा, बाद में 8 भाषा जोड़ा गया, अभी टोटल कितना है, 22 भाषा। तो सिंधी भाषा को पहली बार संविधान संशोधन करके, पहली भाषा जिसे संविधान संशोधन करके हमारे संविधान में जोड़ा गया हुआ है दोस्तों 1960 में, ठीक है। सॉरी दोस्तों 1967 आंसर होगा इसका, 1967 में सिंधी भाषा को। देखिए सिंधी भाषा को 1967 में, एक है नमक, ये भी रखिएगा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, उसके बाद फिर
92वां संविधान संशोधन बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जाना जाता है। संगम साहित्य तमिलनाडु का जानते हैं, चोल वंश का एक संगम साहित्य से संबंधित है। व्यापारी वर्ग को क्या जाना जाता था, उसका है वेनिगर, क्या बोलते थे उसको, व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहते थे। कह रहा है पश्चिमी पाकिस्तान के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या था, क्या था दोस्तों, अभी मैंने बताया था मुक्ति वाहिनी। क्या बताया था, मुक्ति वाहिनी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो यह है विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, ये मनीषा कोइराला हीरोइन है ना दोस्तों, ओकरे दादा का नाम है विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। कह रहा है कि उपचय के उपचार में, अपच के उपचार में, मतलब इंडाइजेशन के उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार के दवाइयों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए अपचय अगर हो जाए ना दोस्तों, तो आप जानते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज किया जाता है। क्या जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको बोलते हैं MgOH का होल ट्वाइस। क्या बोलते हैं, MgOH का होल ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। अगर अपच हो गया ना दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, अम्लत्वनाशक आपको यूज करना पड़ेगा, और वही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो ये हमारा 150 क्वेश्चन में जितने भी GK GS के प्रश्न संभव हो सकते थे, उसको मैंने अच्छे से डिटेल से करने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप सभी अच्छे से काम कर रहे होंगे। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।